शाम के दौरान मैंने जाना, सुना, पढ़ा, इनकी पुस्तकें भी लाइब्रेरी हमारे हैं। लेकिन 86 वर्ष की उम्र में कविता को लेकर के जो संचार हुआ है और जो उल्लास और हर्ष का यहाँ पर उन्होंने घोष किया है, वह सुन करके तो जी बहुत गदगद हो गया है। क्योंकि और जितना सुचिंतित वक्तव्य क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह के पुरस्कार के रूप में मौजूद रहे। हमें पता नहीं था कि चेतन जी हमारे बीच मौजूद होंगे, और बिल्कुल ये तो जब सेंटर हम 1 बजे आए तो ये आप त्रिपाठी यहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने परिचय पूछा तो आपने जब बताया तो मुझे लगा कि ये देखिए युवा पीढ़ी के भाग्य का भी मसला है, संयोग का मसला है कि इतने समृद्ध पैनल में त्रिपाठी जी आकर के उसे और समृद्ध कर दिए। तो और ये बहुभाषी कविता पाठ का जो सत्र रखा गया, उसमें एक से एक दिग्गज मंच पर तो पहले से मौजूद थे, लेकिन मैं बार बार हरिराम त्रिपाठी जी का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इन्होंने जिस सुर और स्वर से हमारी नौजवान पीढ़ी के काव्यत्व को संबोधित किया है और जो कहा है, जो उद्बोधन दिया है, उससे आप सब जो नई पीढ़ी है निश्चित रूप से बहुत समृद्ध हुई होगी। और कई बार तो इनके उत्साह को देख करके हमारे बच्चे थोड़ा लजा भी गए होंगे कि भाई क्या ऊर्जा है 86 उम्र में। और ये इसलिए कह रहा हूं कि मधुकर जी उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन त्रिपाठी जी थे। जब कार्यक्रम के संयोजक आर्यपुत्र दीपक अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे, और वह पीड़ा इसलिए व्यक्त कर रहे थे कि जब मैं यहाँ पर केंद्र में 1 बजे आया और देखा कि इनके अलावा कोई नहीं था, तो मैंने इनको बहुत डांटा। मैंने कहा कि भाई तुम कवियों की एक बड़ी फौज खड़ा कर रहे हो, क्या वो कविता पाठ के समय ही मंच पर पहुंचेंगे? और अगर ऐसा है तो इन कवियों को कल से ही अपनी सूची से बेदखल कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो कम से कम जो आपने नई पीढ़ी को जो मंच दिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपके साथ वो खड़ी हो। भाई मंच है, कुर्सी है, इसकी सजावट है, तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं, या कोई पूछा तो होता आपसे। तो जाहिर सी बात है कि मेरी गुस्सा इन पर थी, इन्होंने अपने गुस्सा का विस्फोट कर दिया, तो जरूरी था। लेकिन उसमें क्योंकि मेरी भी पीड़ा थी कि भाई यही नहीं, कहीं भी इस देश में धरती पर कभी भी कोई कार्यक्रम में अगर आपको बुलाया जा रहा, आप उसके इनर मेंबर्स हैं, उसके आंतरिक सदस्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ऐसा न हो कि भाई वो तो त्रिपाठी जी, मिश्र जी, सरफराज जी, जो लोग व्यस्त लोग हैं और उनके लिए शोभा देता, आपके लिए शोभा थोड़ी देता। आप आएंगे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले कार्यक्रम में, सीखेंगे, जानेंगे, लोगों से मिलेंगे। अब ये दोनों विद्वान तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे, कब आपका परिचय होगा, कब इनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, कब इनका मोबाइल लेंगे, कब इनके बारे में जानेंगे। तो यह जो इस तरह के साहित्यिक आयोजन होते हैं, यह केवल कविता पाठ ही नहीं करने की अनुमति देते या अवसर देते, ये आपके भीतर साहित्य का संस्कार भी देते हैं, साहित्य का बीज बोते हैं, और वह बीज बगैर संस्कार के अंकुरित नहीं हो सकता। एक बात जान लीजिए, आप में प्रतिभा चाहे जितनी बड़ी हो, कविता या साहित्य की, अगर वह संस्कार बद्ध नहीं हुई तो उसे बिखरने में बहुत समय नहीं लगेगा, वो अराजकता का शिकार हो जाएगी। इसलिए अगर अराजक की जगह आप राजक होना चाहते हैं, संस्कृति बद्ध होकर के अपनी दिशा तय करना चाहते हैं, भाषा का, शब्द का, वाक्य का संस्कार सीखना चाहते हैं, तो उसे लोक व्यवहार में भी उतारना होगा, और आपको व्यवहारिक धरातल पर भी कवि के कर्म से जुड़ना होगा। देखिए, केवल ऐसा ही नहीं है कि आप कुछ पंक्तियां, हम सब कोई पंक्तियां रट के आए यहाँ सुना दें, कुछ लिख के लाए यहाँ बता दें। कवि की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको हमारे शास्त्रों में बहुतों ने कहा है, न स शब्दो न तद्वाच्यम न स न्यायो न स कला जायते यज्ञ काव्यांग महो भारो महान कवे। भारो महान कवे। अय कवियों, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है
न स शब्दो न तदवाच्यम न स न्यायो न स कला, उसमें कला भी है न्याय भी है। जायते यन्न काव्यांगम हो, तुम्हारे मैंने ऐसी कोई ज्ञान नहीं, ऐसे कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं जो कविता का अंग न बनता हो। तो उसमें भी एक आपका आचरण और व्यवहार शामिल होता है। इसी नाते कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। जैसा रुचिकर लगता है वैसा बदल देता है। क्यों ऐसा कहा गया है? और आज यहाँ से नहीं, ऋग्वेद से लेकर के उपनिषदों से होते हुए, ईशावास्य उपनिषद से होते हुए हरिराम त्रिपाठी और मधुकर मिश्र तक ये परंपरा चली आई है। और वो परंपरा आगे बढ़ करके सरफराज के नक्शा से होते हुए, कुमार मंगलम जैसे युवा पीढ़ी से होते हुए और आगे आप तक पहुंचाई है। ये कविता की परंपरा है। कि आप इन सब चीजों को हमको समझना होगा। और ये सब संगोष्ठियां आपको यही संस्कार देने के लिए, आपके भीतर संस्कार का बीज बोने के लिए आयोजित की जाती है। मानस पत्रिका ने यह बीड़ा उठाया है। मानस के संपादक आर्य दीपक जो केंद्र के शोधार्थी हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में संपूर्ण रूप से संयोजक की भूमिका में ये थे। हम लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं था, न किसी को टेलीफोन करना था, न किसी को बुलाना, न किसी को कार्ड भेजना था। केंद्र ने केवल स्थान दिया था, बाकी संयोजन आर्यपुत्र दीपक ने आपसे मिलकर किया था। इसलिए यह आयोजन पूरी तरह से छात्रों के द्वारा, छात्रों से छात्रों के लिए था। और इस सभागार में आप छात्रों से यह पूरा का पूरा सभागार भरा हुआ है। कविता सुनने के लिए, कविता पर सुनने के लिए आप सब आए हुए हैं। इसलिए एक बार आप सब के बीच जो कवि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित है, उन सब का मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते एक बार स्वागत करता हूँ और आपके कवि रूप का अभिनंदन करता हूँ। यह जो बीज है, इसी में से वृक्ष को बनना है, इसका विकास होना है। अब जहां तक देखिए कविता समय तो बहुत बोलने का अवसर नहीं है और इस पर हम 5 मिनट में बात समाप्त करेंगे। विषय की बात थी तो ये लगा भाई कि क्या विषय हमसे पूछा मानस पत्रिका के संपादक, विषय क्या रखा जाए? मेरा कविता का समय रख दो। देखिए, कविता अपने समय में हो करके समय के पार जाती है। कविता अपने समय का महज चित्रण नहीं होती, वो आने वाले समय की दिशा सूचक भी होती है, उसकी आहट लेती है। जैसे सरफराज जी यहाँ बैठे हुए भूगोल के बड़े विद्वान हैं। कविता नक्शे में नहीं होती, कविता नक्शे के बाहर होती है। और वही कविता वास्तविक कविता होती है। नक्शे तो विभाजित करते हैं। इसीलिए कविता का जो समय है वो समय के पार जाता है। यानी उस समय को कविता रचती है जिस समय को कोई देख नहीं पाता। और इसी नाते टी.एस. इलियट का वह 4 क्वार्टेट की पंक्तियां याद करिए कि टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन टाइम्स फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर इज कंटेन्ड इन टाइम पास्ट। ये जो समय का जो चक्र है अद्भुत है। और कविता जो करती है वह इस रूप में अपने समय को सजगता से दर्ज करती है। और आप देखिए कि हमारा समय क्या समय है, ये बहुत ही जटिल, विकट और काफी कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ समय है। आपने महामारी का दौर देखा है। ये केवल महामारी का मुद्दा नहीं है, यह सभ्यता और संस्कृति के बीच टकराहट का भी मुद्दा है। सभ्यता की वैयक्तिकता संस्कृति की सामूहिकता से जब टकरा रही होती है, तब सर्वाधिक जो कोई चेतना उभर के सामने आती है, कोई विधा उभर के सामने आती है, वो कविता होती है। तो कविता अपने समय के संकट को सर्वाधिक दर्ज करने वाली विधा है। क्यों? क्योंकि कविता बुनियादी तौर पर सामूहिक हित चिंतन को संबोधित करते हुए लोकबद्ध प्राणी से जुड़ती है, लोकबद्ध समाज को संबोधित करती है। इसी नाते देखिए कि जब सभ्यता की वैयक्तिकता में और संस्कृति की सामूहिकता में टकराव होता है, तो उस समय अगर कोई विधा सर्वाधिक याद आती है तो वह कविता होती है। इसीलिए कविता के सांस्कृतिक
पहचान का यह समय है। और कविता के सांस्कृतिक पहचान के समय का मतलब यह है कि कविता अपने संस्कृति की सामासिकता, सामूहिकता और सामाजिकता को जितना बचा सके उतना बचाने की यह कोशिश करती है। और यही कविता के समय में कविता की सार्थकता है। कविता का भी अपना समय है और उसकी अपनी सार्थकता भी है। एक तो ये स्थिति रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे समय की घटनाएं, वस्तु स्थितियां और आहटें आने वाले वस्तु स्थितियों और घटनाओं से जब जुड़ती हैं, जिस विधा में जुड़ती हैं, वह असल में कविता की विधा होती है। और इसी नाते अगर आप देखेंगे कि कविता में संवाद होता है, केवल वर्णन नहीं होता। यानी कविता अपने समय के भीतर रह करके आने वाले समय से संवाद करती है। और कविता वही सार्थक होती, जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे, जो संवादी होती है, केवल चित्रात्मक नहीं होती, केवल वर्णनात्मक नहीं होती। इस नाते क्योंकि कविता को समय को अतिक्रांत करना ही होगा, उस छुपे समय के भीतर उस छुपे हुए संस्कृतियों को समझना होगा, मानवीय मूल्यों को समझना होगा, जो सत्ताओं के दबाव से, अपने तमाम तरह की विसंगतियों के दबाव से जो सामान्य प्राणी देख नहीं पा रहा है। तो ये चीजें आप देखते हैं। और इसी नाते देखिए, कविता में स्मृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्मृति विहीन कविता का कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि कविता स्मृति से जुड़ने का मतलब अपनी परंपरा से जुड़ती है, अपनी सामूहिकता से जुड़ती है और अपनी विरासत से जुड़ती है। और इसी नाते देखिए कि जितना ही बड़ा कवि होता है, उतनी ही बड़ी परंपरा की गतिशील पहचान उसके भीतर मौजूद होती है, उतनी गहरी स्मृतियां उसके काव्यत्व के भीतर से आलोकित होती हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने लिखा है। जब वो दुष्यंत के मन का वर्णन कर रहे होते हैं, जब कहते हैं गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संसुत चेतः चीनान सुखमिव केतोः प्रतिवातम नीयमानस्य। जब वो कहते हैं कि दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और कर्ण ऋषि के आश्रम से लौट रहे होते हैं, लेकिन मन तो उनका शकुंतला में लगा रहता है। रथ की पताका फहरा रही है, तेजी से अपने पीछे अपने घर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से भाग रहे हैं उतनी तेजी से मन शकुंतला को याद कर रहा है। और शकुंतला को याद करने का मतलब सोचिए, कालिदास की ये सामान्यता, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। शकुंतला को याद करने का मतलब शकुंतला से महज स्मृति में प्रेम करना नहीं है, भविष्य में शकुंतला के साथ उनका क्या संबंध होगा उसकी कल्पना है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों से पलकों का प्रथमोत्थान मिलन। जब राम की शक्ति पूजा में निराला लिखते हैं तो प्रथम दृष्टि जो नयनों का, उसमें दोनों केवल यही नहीं कि हम प्रेम में अझुरा गए हैं या प्रेम हो गया है। प्रेम की अपनी पराकाष्ठा में यह संबंध कहां पहुंचेगा, भविष्य में क्या पहुंचेगा, उसकी यादें हैं। यह कविता है। यही अगर केवल आप इतनी बात को समझ जाएं कि शकुंतला उनके वर्तमान से स्मृति में जाती है और स्मृति को आलोकित करती हुई भविष्य में अपना नया से नया अभिनव रूप ग्रहण करती चली जाती है। कविता अपने समय में स्मृति से जुड़ करके यही कार्य करती है। और इसी नाते देखिए, हम लोग बहुत पढ़ाते हैं, जब काव्य शास्त्र का विवेचन करते हैं, और जो अनुकरण का सिद्धांत क्या है जिसको आप एमए में पढ़ते हो, यही तो है जो अरस्तु ने कहा कि हाँ, कविता नकल करती, कविता अनुकरण करती है। किसका करती है? उसका नहीं जो प्लेटो कह गए थे, गुरु कह गए थे, वह करती जो भविष्य में होने वाला है, जो आने वाला